आपसे आज कुछ बैरिकेटिंग वगैरह ऐसी है कि कल शायद पीएम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी से थोड़ा ताखीर हो गई, उसके लिए माफी। और अब मैं ज़्यादा देर न करके प्रोग्राम तुरंत शुरू कर रहा हूँ और मैं मौलाना अफजल नदवी साहब से गुजारिश करूँगा कि तिलावत कलाम पाक के साथ ये प्रोग्राम शुरू करें। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. अल्लाह ताला के नाम से प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है, जो बहुत मेहरबान है, बहुत मर्सी है, बहुत करम फरमाने वाला है, जिसकी इनायतें, जिसकी करम फरमाइयाँ बेशुमार हैं। अभी इस मौके पर कुरान पाक के जो वर्सेस पढ़े गए हैं, जिन आयात करीमा की तिलावत की गई, सूरह आले इमरान की ये आयतें हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। फरमाया कि देखो, जरा गौर करो, आसमानों, फिजाओं, जमीन की तख्लीक में, उसके क्रिएशन में बहुत सी निशानियां हैं। रात और दिन के आने जाने में, इख्तिलाफिल लैल वन नहार, ये शब व रोज का जो सिलसिला है, तुम इसे यूं समझते हो कि ये एक रूटीन का अमल है। कभी तुमने गौर नहीं किया कि मालिक की तरफ से है, जो मुदब्बिर भी है, जो हाकिम भी है, वही खालिक भी है। और उसको हम गॉड कहें या लॉर्ड कहें या ईश्वर कहें या भगवान कहें या अल्लाह कहें, सब निशानियां अल्लाह ताला की हैं। तो निशानियां फैली हुई हैं, चार दागे आलम में हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। कमी हमारी ये है कि कुरान पाक में जगह अल्लाह ने ये फरमाया, तुम्हारा हाल है कि ऐ लोगों, तुम उन निशानियों के पास से गुजर जाते हो, इग्नोर करते हुए। वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिज़ून। कितनी हमारी निशानियां हैं जो ये बोल रही होती हैं कि वो अल्लाह एक है, उसी ने हमको पैदा किया। इंसान जब भी गौर व फिक्र करेगा और रिसर्च करेगा तो वो चीज, फूल की एक पत्ती ये बोल रही होती है
कि हमको अल्लाह ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। और कहा अल्लाह ताला ने, जरा इन लोगों से पूछिए तो सही जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, जो उसके पैरेलल और भी ताकतें करार देते हैं, जरा पूछिए उनसे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना अल्लाह, इनसे पूछिए आसमानों को, जमीन की तहों में जो सॉलिड लिक्विड मादे रखे हैं, जो गैसेस खुदा ताला ने जिनको वजूद अता फरमाया, पैदा की, और फिजाओं की जो लेयर्स बनाई हैं, आसमान बनाए, ऊपर की पूरी दुनिया, कौन है खालिक? तो ये कहेंगे अल्लाह। लयक़ूलुन्ना अल्लाह, कोई कहेगा गॉड, कोई कहेगा ईश्वर भगवान, कोई कहेगा रहमान, अल्लाह है। लिहाजा बेशुमार निशानियां हैं, लआयातिन लिउलिल अलबाब, लेकिन जो लोग कॉमन सेंस रखते हैं, जो दानिश्वर हैं, जो दानिशमंद हैं, जो अक्ल वाले हैं, उनके लिए। और वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो उस मालिक को याद रखते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं, उसी की याद में, उसके ध्यान में, उसके ज्ञान में लगे रहते हैं। फरमाया कि वो अल्लाह को खड़े भी, बैठे भी याद करते हैं, लेटे भी। वाला जुनूबिहिम, जब वो करवट ले रहे होते हैं तब भी कहते हैं कि अल्लाह, ये सब आपने बेकार नहीं पैदा किया। नाउज़ बिल्लाह, यानी तू मालिक व परवरदिगार है। हमें तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस कायनात को महज तफरीह के तौर पर तूने वजूद अता फरमा दिया हो। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम समझते हो कि हमें कोई खेल सूझा था? क्या हमने ये तफरीह की है? ये तमाशा तुम्हें नजर आता है? ये कायनात, इसको हमने बनाया और इस कायनात को हम ही फना कर देंगे, बाकी अल्लाह की जात रहेगी। तो सुब्हानका फक़िना अज़ाबन्नार, कहते हैं कि मालिक तेरी जात पाक है, बेऐब है, दोज़ख के अजाब से हमको बचा ले। ये है सही माना में अल उलमा, ये है अल्लाह की मारिफत रखने वाले। तो इल्म बराए इल्म न हो। इल्म कहते हैं असल में मा या आलम, कहते हैं मा युअलम बिही, जिससे मारिफत हासिल हो, जिससे नॉलेज गेन हो, हमारी मारिफत बढ़े। और मारिफत अल्लाह ताला की, हमें जिस मालिक से हमारा रास्ता मजबूत हो जाए, तब हम कुरान पाक की रोशनी में सही माना में उलमा होंगे। कुर्ता पैजामा या शेरवानी या टोपी का नाम आलिम नहीं है। कुरान इसको डिनाई करता है। कहता है कुरान, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फअख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफन अलवानुहा मिनल जिबाली जुददुन बीज़ुन व हुमरुन मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबीबु सूद व मिनन नासि वद्दवाबि वल अनआमि मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आपने देखा नहीं? आपने कभी गौर नहीं किया किस तरह अल्लाह ताला ने ऊपर से बादलों से बारिश को बरसाया और फिर उसके नतीजे में मुख्तलिफ यानी प्रोडक्शन वजूद में आ गए, पैदावार, समरात मुख्तलिफन अलवानुहा, जिनके कलर मुख्तलिफ, जिनके रंग अलग अलग, जिनकी डिजाइन अलग है, जिनका जायका अलग है, नबातात है, अनाज है, गल्ले अल्लाह ने वजूद अता फरमाया। कभी गौर किया आपने पहाड़ों पे? वमीनल जिबाल, कभी आपने पहाड़ों पे गौर किया कि सियाह भी हैं और सुर्ख भी हैं और मटियाले भी हैं और तरह तरह के हैं, वह गराबी उसूद, बहुत ज्यादा काले। गौर किया कभी इंसान पर? वमीनन नासी, और कभी मानवता पे गौर किया आपने? मैनकाइंड, कि अल्लाह ताला ने इंसानों में कितनी निशानियां रखी हैं। ये इंसान के नर्व सिस्टम को पढ़िए, उसके दिल दिमाग को पढ़िए, इंसान को पढ़िए, उसकी खाल को पढ़िए, बाल को पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, गौर फिक्र कीजिए, साइंस की फैकल्टी में ले जाके मुताला कीजिए। तो ये बात यहाँ फरमाई जा रही है, लायात। अब ये जो उलूम हमारे यहाँ
ज़कात फाउंडेशन के इस इदारे में पढ़ाए जा रहे हैं, इन्हें दुनिया में समझा जा रहा है। ये सब इस्लामी उलूम है, ये मतलूब है। साइंस का इल्म इस्लामी इल्म है। साइंस कहते हैं अल इल्म को, मैथ का इल्म इस्लामी है। मैथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली मैथ के माहिर थे। मीरास के मसाइल चुटकियों में हल कर देते थे। जिस सहाबा की टीम तैयार फरमाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बहुत डायनेमिक थी। वहां किराए पर अफराद नहीं लिए गए। सहाबा पुलिस में थे, सहाबा फौज में थे, सहाबा आर्मी में थे, और नक्शे के माहिर थे, और माशियात के माहिर थे, और मालियाती निजाम के माहिर थे। हर फील्ड में वही थे। वही वो टीम जो तैयार की गई थी, उसी से काम लिया गया। तो अब नतीजा पुरसोस दुआओं पर ऐसे लोग जो और फिक्र करते हैं, और यहाँ तो अल्लाह ने फरमाया जानवरों को पढ़ते हैं। वह दवा, कीड़े मकोड़े, जानवर, चींटियां, और इन पर गौर फिक्र करते हैं, रिसर्च करते हैं। वल अनआम, और मवेशी, एनिमल की पूरी एक दुनिया है, पढ़ते हैं, गौर फिक्र करते हैं। कज़ालिक, इसी तरह बहुत सी निशानियां हमारी हैं। अब फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सही माना में वो लोग डरते हैं जो इन उलूम को पढ़ते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं जिस नतीजे पर मॉरिस बुकाई पहुंचे, लोटस जारूदी पहुंचे। जिस बस की बस अल्लाह एक है। इस कायनात में अगर दो एक्टर होते, दो फैक्टर होते, तो ये कायनात न चल पाती। तो बस दुआ की जा रही है कि हमारे मालिक परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हम ईमान लाए, सदा लगाने वाला सदा लगा रहा था, हमने ईमान कबूल किया, अब हमें तक़वियत अता फरमा, कुव्वत से नवाज दे। हमें सपोर्ट चाहिए, हमें आपकी नुसरत चाहिए, और सबसे बड़ी मदद ये होगी कि आखिरत में जहन्नम के अजाब से हमको बचा लीजिए। और जो वादा आपने फरमाया है अपने पैगंबरों की ज़बानी, आखिरी आयत में ये फरमाया, बल्कि ये दुआ की गई जा रही है कि अल्लाह उसमें हमें कामयाबी अता फरमा, उसको नाफिज फरमा, और आप वादा खिलाफी नहीं फरमाते, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह जो वादा करे, शरीफ आदमी अगर एक वादा हमसे करता है कि हम आपको 100 रुपए देंगे, तो हमें यकीन होता है। अल्लाह वाला वादा फरमाए तो कोई शक रह जाता है। इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। बस आधी मिनट की बात और, इसमें आखिरी फिर पूरा रुकू है। दुआ कबूल हो गई। ये तो दुआएं थी, तो जब अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई तो एक चीज, एक इस्लाह फरमाई और सेटिंग दुरुस्त फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया कि मर्दों ने दुआ की अपने लिए, अपनी बहनों को तुम भूल गए। यहाँ जो सेगा है, जो वर्ब है, वो ये है कि अल्लाह हम, हालांकि औरतें उसमें शामिल हैं, लेकिन औरतों को अलग चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी नेक काम करेंगे हम अच्छा अजर देंगे। तुम हमारी अपनी बहनों को भूल गए थे दुआ में, हम अपनी बंदियों को नहीं भूले। तो दुआ हमने कबूल की तो हमने उनको भी शामिल किया। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बेहद गहराई से कुरान की आयत पढ़ी और उनका तफसीर बयान फरमाया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतीक अहमद, कन्वीनर जेडीएफआई लखनऊ, आपसे रूबरू हूँ। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस इदारे को 1 साल पूरा हो गया है। हमारा एक बैच पीसीएस का 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 27 नवंबर 2020, और उसने 24 अक्टूबर को 13 बच्चों ने पीसीएस का इम्तिहान दिया हुआ है। फिर उनका रिजल्ट अवेटेड। आफ्टरनून में हम लोग यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की तैयारी कराते थे। इस बीच में अगस्त में स्टेट गवर्नमेंट ने 40,000 पोस्टों को भरने के लिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कराया, पीईटी के नाम से,
उसमें हमारे यहाँ के 25 बच्चों ने अप्लाई किया था। 19 बच्चे हमारे इम्तिहान दिए उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 बच्चे हमारे उसमें 50% से 98.9 परसेंटाइल तक लाए हैं। जो अगले इम्तिहानों में जो 1 साल तक इम्तिहानात होंगे उनमें बुलाए जाएंगे। तीसरा बैच ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो पीसीएस का सेकेंड बैच है। इसके लिए हम लोगों ने जुलाई से एडमिशन खोला था और हमारे पास तकरीबन 75 एप्लीकेशन आई। उनका हमने 6 नवंबर को इंट्रेंस टेस्ट दिया और इंट्रेंस टेस्ट में हमारे 37 बच्चे कामयाब हुए, जो ऐसे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट किए और जिनके परसेंटेज अबाउट 50% एंड एबव थे, तो उनको मैंने 37 को सेलेक्ट किया है। प्लस हमारे पास जो फर्स्ट बैच में कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज कंप्लीट नहीं हुई थी, 21 एज वो नहीं कंप्लीट कर पाए थे, फिर भी वो तैयारी कर रहे थे। तो वो बच्चे, उनको इंट्रेंस की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी हमने उनको एंटर किया हुआ है, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से लगभग 47-48 बच्चे हमारे कल से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, जो पीसीएस सेकेंड बैच की पढ़ाई। इस बीच में हम लोगों ने सारी फैकल्टीज को यहाँ बुलाया, जो भी फैकल्टी हमारी पीसीएस के इम्तिहानात के लिए तैयारी में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, तो वो सब भी हमारे यहाँ हैं, मौजूद हैं। हमारे बीच ज़ुहैर बिन सगीर साहब हैं, साहब भाई हैं जो अपना बाजार के ये ओनर हैं, और इनकी वजह से ही हम आज यहाँ इस्टेब्लिश हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसलिए उसमें ये नहीं आ पाए थे, तो हाथ से ये बाहर थे, आजमगढ़ में थे। लेकिन आपके बारे में मैं बताऊं तो बस 1 मिनट, कि हम लोग ये प्लान बना रहे थे अगस्त 2020 में कि हमको इस तरह का एक प्रोग्राम चलाना है कि पीसीएस की तालीम, उसकी कोचिंग हम यहाँ दें। आपके ऑफिस में बैठ करके बातचीत हो रही थी, आपने ऑफर किया कि मेरा ऑफिस है, आप ले लीजिए, वॉलंटियरली हम दे रहे हैं आपको, आप अपना सेटअप कर लीजिए, ऑफिस चलाइए। माशाल्लाह 16 अगस्त से हम लोगों ने ऑफिस यहाँ सेटअप किया और आज आपके सामने 1.25 साल के हम हैं। और इस 1.25 साल में 2 बैचेस हमारे, एक बैच पीसीएस का गया हुआ है, उसका रिजल्ट अवेटेड है, पीईटी का रिजल्ट आ चुका है, और पीसीएस का सेकेंड बैच आपके सामने है, जिसकी हम लोग उसके लिए यहाँ आज इकट्ठा हैं। यहाँ आए हुए सारे मेहमानों का, सारी फैकल्टीज का, ज़ुहैर बिन सगीर साहब का हम खैर मकदूम करते हैं कि आपने मौका निकाल करके हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बस आप लोगों की दुआओं के तालिब हैं हम। हमारा जो भी प्रोग्राम है, हमारी ये टीम है, जो हमारे 8 फैकल्टीज यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे 3 लोग यहाँ जो परमानेंटली काम कर रहे हैं, मोहम्मद कैफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मोहम्मद वामिक कंप्यूटर असिस्टेंट और अब्दुल बाकी असिस्टेंट, और हमारे 2 सीनियर मेंबर याद अली साहब और शकील साहब यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान भाई यहाँ मौजूद हैं, हमारे निसार साहब यहाँ मौजूद हैं। इनका शुक्रिया हम किन लफ्जों में अदा करें। इनकी तारीफ ये है कि इनके जरिए ही हम जितने भी माइनॉरिटीज के स्कूल थे, जितने भी लोग थे उर्दू अदब के या और लिटरेरी साइड के, उन सब से मुलाकात का जरिया हमारे निसार भाई ने इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दिया। तो हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में नेक्स्ट है दुआया खिताब मौलाना कौसर साहब। तो मौलाना कौसर साहब ने फोन किया था, उनके वालिद साहब की तबीयत कुछ अमील है, वो आएंगे, किस वक्त आ जाए ये अलग है, तो उनका दुआया खिताब हो जाएगा। इस बीच मोटिवेशनल एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग डॉक्टर बुशरा, जो इस वक्त एसडीएम है कुल्ला में, और ये
2020 में IPS में भी सेलेक्ट हो गई है और इनसे हम लोग 14 अक्टूबर को जब लास्ट प्रोग्राम किया था PCS वाला, तो इन्होंने बच्चों को खिताब किया था। आज भी इन्होंने एग्री किया था कि हाँ हम बच्चों को खिताब करेंगे। जुड़ी है। चलिए, बुशरा ने दोनों साल सिविल सर्विस निकाली। हाँ, पिछले साल इनकम टैक्स मिला था। हाँ, और इस साल बुशरा हाँ, वो खिताब करें तो बहुत अच्छा लगेगा। नया बैच है। पिछली बार खिताब किया था। अच्छा, चलिए, डॉक्टर बुशरा रहमान क्योंकि SDM टुंडला भी है, तो वो कुछ लाइन ऑर्डर के उसमें फंसी हुई है, तो इस वजह से वो खिताब नहीं कर पाएंगी। ये आरती गुप्ता से अनुरोध करेंगे कि वो जुड़े और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे बच्चों से शेयर करें। जो बच्चे PCS की तैयारी करने वाले हैं, तो उन्हें आप बताएं कि हाँ आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। आपकी गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को मेरा, मैं आरती गुप्ता। PCS 2020 की परीक्षा में मेरा चयन हुआ है। वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट का पद मुझे मिला है। मेरी रैंक 12वीं थी और लड़कियों में मेरा 3रा स्थान था। और जकात फाउंडेशन की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया ताकि मैं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि एग्जाम बहुत चैलेंजिंग तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको पार नहीं कर सकते हैं। एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है। जी जी, थैंक यू। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि एग्जाम तो बहुत टफ है, लेकिन इंसान अगर ठान ले तो वो सब कुछ भी क्लियर कर सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर आपने मन बना लिया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपना बताना चाहूंगी कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैं वर्किंग भी हूँ। जूनियर बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर विद्यालय में मैं साइंस टीचर हूँ और मैं 2 बच्चे भी हैं मेरे। इसके बावजूद मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती रही, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और इतने टाइम में कभी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने पढ़ाई को अपने स्टॉप किया हो। अगर मैं कितना भी बिजी हूँ, मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल करके पढ़ाई को समय जरूर दिया, क्योंकि इस एग्जाम में कंटिन्यूएशन बहुत है जरूरी। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, अगर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ेंगे तो एक दिन ही वो ज्यादा हो पाएगा। और इस एग्जाम में मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका अपने माइंड में, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसी तरह से बैठ करके जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, कोशिश कीजिए कि आंख बंद करके उसको अपने से रिकॉल करिए, उसको समझिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। क्योंकि एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए। और मेंस की जब बात आती है तो वहां पे इतने कम टाइम में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, तभी हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। उसके लिए जब आप पहले से फुल प्रिपेयर अपने आप को नहीं करेंगे तो रैंक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्री के साथ साथ की मेंस पर भी जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना लीजिए कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आपको आंख बंद करके उसको रिकॉल करना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। सॉरी। और
मुझे लगता है कि जो है हमें अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर हम लगे रहें तो एग्जाम तो बहुत टफ है क्योंकि प्री है, वही इतना, उसमें इतना कंपटीशन है। मैंने अभी नेक्स्ट ईयर का फिर से भी प्रीलिम्स दिया हुआ है जो कि अच्छे से क्लियर हो गया है। रिजल्ट तो नहीं आया है लेकिन आयोग की आंसर की से मतलब अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर लगे रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी और आगे संचालक महोदय जी आप बताएं। धन्यवाद। अब हमारे अगले स्पीकर हमारी अपनी फैकल्टी, इस फैकल्टी की, इस इंस्टीट्यूट की, हम निहारिका विश्वकर्मा से कहेंगे कि ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। वैसे तो ये पुराने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करती रहती है। जो भी हमारा पहला बैच गया था, जो आरओ का बैच है, उसमें ये काफी मेहनत कर रही है। लेकिन हमारे नए बच्चों को ये ठीक है, आपकी फोटो आ जाए ना। मेरा नाम निहारिका विश्वकर्मा है और 2020 की जो बीसीएस की परीक्षा थी उसमें मुझे जिला कार्यक्रम अधिकारी की पोस्ट मिली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच में जगात फाउंडेशन की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम का पार्ट बनाया। और मैंने बहुत सारी कोचिंग देखी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और आई मस्ट से कि जगात फाउंडेशन जिस डेडिकेशन के साथ और जिस इंटेंसिटी के साथ और बिना किसी स्वार्थ के साथ काम कर रहा है, ये मैंने आज तक नहीं देखा है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज कि मैं इसका पार्ट हूँ, मैं जुड़ी इसलिए हूँ क्योंकि इस तरह का काम मैंने कहीं और नहीं देखा है। और अगर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते तो आप बाहर मार्केट में निकल के देख सकते हैं। तो ये ज़कात फाउंडेशन के बारे में था और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस बारे में था। अब बात करते हैं बीसीएस के एग्जाम के बारे में। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने कुछ चीजें मैंने भी यूट्यूब पे मोटिवेशन वगैरह देखी। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर होता है, जब आप उसके पास जाते हैं और बता रहे हैं तो सबसे पहले वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसके बाद वो आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो एग्जाम है किस बारे में। बहुत फर्क है यूपी SSC में, यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में। तो इन तीनों की आप पढ़ाई एक साथ नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी अलग चीज है, यूपी SSC अलग चीज है और यूपी पीसीएस अलग चीज है। तो मेरा पहला सजेशन सारे बच्चों को ये रहेगा जो कि फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये पता करिए कि यूपी पीसीएस एग्जाम है किस बारे में, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसका पहले आप पूरा एनालिसिस करिए। और उसका सबसे आसान तरीका है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत बार सुना होगा और नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं, बट एक्चुअली ये वर्क काम करता है। मैं 5 साल से तैयारी कर रही थी और मेरा तब तक नहीं हुआ। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, इससे पहले मैंने 17 का मेंस दिया था, बट मेरी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे ना होने की वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। मेरा जो ऑप्शनल था वो ज्योग्राफी है, मतलब अभी भी है, और मैंने 4 बार उसमें नेट ज्योग्राफी क्लियर किया हुआ है और मैं श्योर थी कि मैं ज्योग्राफी से ही मेंस लिखूंगी। और एक और चीज मैं अपने बारे में बता दूं, और ये मैं बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने गेन किए अपनी लाइफ में बीइंग अ फेल्योर। मैंने एग्जाम का पीसीएस का जो प्रीलिम्स था, जो शायद 20 नवंबर 2020 को उसका रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, उसके बाद उसी रात मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो मेंस है वो इंग्लिश मीडियम में दूंगी। अगर आप लोगों ने मेंस का सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और चारों पेपर को एक नई लैंग्वेज में लिखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ज्योग्राफी के बारे में मैंने आपको बताया कि मैंने 4 बार नेट ज्यादा था, लेकिन आई वाज क्लियर इन माय माइंड कि अगर इस बार नहीं होता है ज्योग्राफी से तो मैं चेंज कर दूंगी अपना ऑप्शनल। तो जब आपको ये चीज पता होगी कि क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा, तो ये जो चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो उसमें ये है कि आप हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, नो रिस्क नो गेन। तो रिस्क में तैयार रहिए और जो सिलेबस है उसको फॉलो करिए। ये आपने हर जगह सुना होगा, सिलेबस फॉलो करना जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको फॉलो करना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस एग्जाम के बारे में जानिए। बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये क्लासेस, तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम लोग आपको बताएंगे। अभी और भी लोग हैं जो आपको चीजें बताएंगे,
और इतना कहकर मैं खत्म करना चाहती हूँ। बस आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए। बहुत कंपटीशन है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 17 का इंटरव्यू दिया है, 18 का इंटरव्यू दिया है, 19 में फाइनल सेलेक्टेड है और 20 का उनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे होना चाहिए। 150 जो होते हैं उनमें से आप कितने ज्यादा सही कर पाते हैं, बस आप खुद को देखिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू निहारिका। अब हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू फैकल्टी मेंबर्स में सबसे पहले अपनी एक ऐसी फैकल्टी से आपको मिलाएंगे जो 3 बार पीसीएस प्रीलिम मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू तक गए और हार्ड लक की अभी तक सिलेक्शन उनका पक्का नहीं हो पाया है। इस बार भी ट्राई कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अतीक अहमद से चाहूंगी वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, अपने बारे में बताएं। अतीक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जैसे है ना, ZFI का तो शुक्रगुजार हुई और अतीक सर का भी, उनकी लीडरशिप में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। निहारिका ने सब कुछ तो बता ही दिया, कुछ ऐसा है नहीं जो स्पेशल अलग से हम बताएं, लेकिन जो हम जितना सोचते हैं कि आप जितना भी पढ़ो उसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो जब ये चीजें अप्लाई करना सीख लेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, तो वो प्री मेंस हर जगह मदद करेगा। जैसे बुक्स उठाए या जो कुछ भी हम लोग पढ़ाएंगे वो बाई चैप्टर या बाई एक पार्ट में होता है, वो तो समझाने के लिए होता है, लेकिन जो भी चीज आप पढ़ते जाए उनको कॉम्बिनेशन में करते जाए। कि पॉलिटी जैसे पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटी का कोई एक चैप्टर है, वो अदर सब्जेक्ट, अदर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड होगा ही होगा। तो इस डायरेक्शन से पहले दिन से शुरू करें, है ना। तो बाकी निहारिका हर चीज बता चुकी, कुछ ऐसा है नहीं बताने को। और फिर क्लास में जब चीजें होंगी तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो यही कह के हम खत्म करते हैं कुछ। ये अतीक सर। अब हम इस इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टी मेंबर कमाल साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें और बच्चों को कुछ इस तरह का दुआइया अल्फाज करें जिससे बच्चे मोटिवेट। सबसे पहली बात तो कांग्रेचुलेशन, सभी लोग आप जो सिलेक्टेड बच्चे हैं यहाँ पर ज्वाइन किया आप लोगों ने। और नेक्स्ट 1 ईयर है आप लोग हमारे साथ में प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम को बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए सब लोग ट्राई करेंगे। मेरा नाम कमाल शरीफ खान है और मैं और सबकी गाइडेंस में बाकी सब फैकल्टीज जो हैं आप लोग पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें हम लोगों का पार्ट कम रहेगा, आप लोगों का पार्ट ज्यादा रहेगा। हम लोगों का क्या है कि हम लोग सामने आपके एक रास्ता बना के दिखाने की कोशिश करेंगे। चलना आपने है उस पर और मेहनत करनी है। एग्जाम इज वेरी इजी अगर हम इसको स्ट्रक्चर तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरा 1 साल हम लोग पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसका भी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। अब हम एक ऐसी फैकल्टी से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सुन करके ताजुब करेंगे कि बीइंग लेडी ये 25 किलोमीटर दूर से हमसे जुड़ी हुई है। लखनऊ में एयरपोर्ट के आगे एक इलाका है बिजनौर, बिजनौर से आती है हिना फातिमा और ये हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाती हैं। पिछले साल बहुत ही डेडिकेशन से, इवन सर्दियों में भी ये 9 बजे आएंगे। तो इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन भी दें और 2 लफ्ज दुआइया बच्चों के पास। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को, सभी आए हुए मेंबर्स को, ZFI की पूरी यूनिट को और सबको। और ये सेकंड बैच है जिसके लिए ये इनॉग्रेशन सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला इस बारे में कि सर इस तरह का कुछ प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं पिछले बैच से, क्योंकि ये तो अब सेकंड बैच होगा तो शुरू होगा। तो
कोचिंग देखिए बहुत सारी है, कोचिंग में बहुत अच्छी फैकल्टीज भी है, कोचिंग्स भी है, लेकिन मैंने जब यहाँ पे आके शुरुआत की, क्लास जो मैंने लेनी शुरू की एज ए हिस्ट्री फैकल्टी, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और सर्दियों में नवंबर में पिछले साल से ये शुरू हो गया और दिसंबर में, जनवरी में अक्सर को ही मैंने देखा वो 30 पे आ जाते थे, मैं 9 o'clock आ जाती थी, लेकिन बहुत अच्छी से चीजें रेगुलेट होती रही पूरे ईयर और काफी अच्छे तरीके से सब चीजें आप लोगों को कंप्लीट करवाई गई। सारा सिलेबस सारी फैकल्टी ने जुड़ करके यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। इंशाअल्लाह ताला आपका जो सेकंड बैच है ये भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। यहाँ भी आपके सारे सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवाए जाएंगे, स्पेशली संडे को भी यहाँ पे क्लासेस लगी और बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है सभी पूरी यूनिट में। तो आप लोग इन्हीं चीजों के साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू रखिए क्लासेस। जो अगला हम लोग का जो सेशन होगा तो सर उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे ही। तो वीकली सब शेड्यूल बना ही देते हैं, तो वो चीजें सब टाइम भी सब जुड़ी। कंपटीशन की जहाँ तक सवाल है, एग्जाम साल दर साल बहुत टफ होता जा रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि मैंने भी बताया, सभी ने बताया, तो किसी भी एग्जाम को जानने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तभी हम उस एग्जाम के नेचर को समझ पाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस आप लोग जोड़ करके करते रहिए और क्लासेस जब शुरू होंगी तो उसे कंटिन्यू करते रहिए। इंशाल्लाह ताला परेशानी कहीं नहीं आएगी। और जो बच्चे इस बार पेपर दिए हैं यूपीपीसीएस का, तो अच्छा आया है, तो हम लोगों ने मैच करवाया, तो काफी बच्चों का अच्छा जा रहा है और रिजल्ट आ जाए, फाइनल रिजल्ट, उम्मीद है काफी बच्चे इसमें से करेंगे, कामयाब होंगे और मेंस के लिए आगे तैयारी करेंगे। तो मैं उन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। सब कंटिन्यू करेंगे। ऐसी फैकल्टी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ इंग्लिश के माहिर हैं बल्कि फॉरेन लैंग्वेजेस की कोचिंग चलाते हैं। गोमती नगर में साहब उस्मानी साहब हमारे यहाँ इंग्लिश की क्लास लेते हैं और ये अपने स्टूडेंट्स पर फॉरेन लैंग्वेजेस की भी कोचिंग करते हैं। उस्मानी Thank you so much. पार्ट वन बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतना अच्छा डेडिकेशन और इतनी अच्छी फैकल्टीज हैं यहाँ पे जिनका डेडिकेशन देखने को मिला, मुझे कहीं देखने को नहीं मिला इस तरह से। जो अपनी साथ की जो लीडरशिप है उसके अंदर हम लोग चल रहे हैं और ये बहुत एक अच्छी बात है। अब मतलब मैं मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं यहाँ पर हूँ और इंशाल्लाह इसमें लगा रहूँगा और आप लोग की जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। बिकॉज इंग्लिश बीइंग माय लैंग्वेज आई टीच प्लस अदर लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है तो मैं कुछ बातें बता दूँ कि देखिए इंग्लिश जो है वो एज सच हमारी जिंदगी का हिस्सा इस तरह से बन गई है कि हमको जरूरी हो गई है, इट्स नेसेसरी फॉर अस। So not as just as a subject that you are taking up in this course, but it is also something for your own personality. आपकी आगे जाके जब मेंस जाएंगे अब उसमें जाएंगे वो पर्सनालिटी भी आपकी झलकेगी उसके अंदर। तो इसको इस तरह से मत लीजिएगा कि as such, तो हर तरह से आप लोग मतलब इसको देखना है कि भाई मैं कहाँ से अपने आप को डेवलप करूँ। एक चीज मैं बस कहना चाहता हूँ कि देखिए कोचिंग या जो भी चीजें आपको दे दी जाए वो बहुत अच्छी भी मिल सकती है, आपको सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन जब तक कि आप अपना बेसिक काम नहीं करेंगे, दैट इज जो पढ़ने वाला काम है, उसके अलावा जो है फिर आप ये सोचिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट कोचिंग भी मिल जाए, अच्छे से अच्छे लोग भी मिल जाए, तो भी वो आपको हेल्प कर दें, काफी हद तक गाइड कर सकते हैं, बट वो एफर्ट जो आपके पास रहेगा दैट हैज टू कम फ्रॉम यू ऑल। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो है हमें अपना बेसिक काम करना, ठीक है, एज स्टूडेंट्स एज लर्नर्स वी हैव टू डू अ बेसिक थिंग। वो अगर आप कर लेंगे उसके बाद आपको गाइडेंस इंशाल्लाह हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे जितनी भी अच्छी गाइडेंस होगी वो हम देंगे और उसके बाद फिर कामयाबी जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के साथ आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब इस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी नेहा सोनी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं 2020 का
सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया 2021 का सिविल सर्विसेज इन्होंने क्वालिफाई किया है। और हमारे यहाँ ये हाई कोर्ट में जो RO का बैच चल रहा है उसमें आप पॉलिटी एंड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मैं नेहा सोनी को दे रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर, मैम गुड आफ्टरनून। वैसे तो निहारिका मैम ने सारी चीजें बताई ही दी हैं आप लोगों को, जो भी माइन्यूट डिटेल्स थी। बाकी किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले आप लोगों को डिटर्मिनेशन चाहिए, डिटरमाइन कर लें एक्चुअली कैसे करना है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कोई तोड़ नहीं है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको देखें और उसको देखते हुए अपनी प्रिपरेशन आगे जारी रखें। ठीक है बच्चों, बाकी थैंक यू। हम इस फैकल्टी मनीष शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करेंगे। मनीष शुक्ला जी हैं और ये अपने बच्चों को पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये अपना परिचय दें और 2 शब्द दें। गुड आफ्टरनून। देखिए, जो एग्जाम आप टैकल करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स में आपको बताऊंगा। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट नहीं है। जैसा कि प्रीवियस स्पीकर्स ने एम्फसाइज किया, इस पे रिलेवेंसी स्टेब्लिश करने के 2 आपके वेपन्स होते हैं, एक तो सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको बता देंगे कि ये मैटर आपके लिए रिलेवेंट है और ये इरेलेवेंट। जो इरेलेवेंट है उसको वीड आउट करना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए जानना है क्योंकि जब आप इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए देख रहे हैं, बहुत सारा मैटर ऐसा है जो इरेलेवेंट है और आप पढ़ जाते हैं, तो आपकी टाइम को बढ़ा देता है, आपके एफर्ट्स जाया जाते हैं। तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप सिविल सर्विसेज को टैकल कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1.5 साल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और वो स्ट्रेटेजी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक साथ, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब कितने महीने तक आप कौन सी चीज को एम्फसाइज करेंगे, ये आपका पहले से डे 1 से आप इस पे काम करें। एक स्ट्रेटेजी बनाए जो कि 1.5 साल की हो, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आप काम करें तो बेहतर हो। तीसरी बात आती है रिवीजन। देखिए, एस्पिरेंट्स में खासकर मैंने ये देखा है कि एक इनर्शिया होता है, खुद से छुपने की आदत होती है। उनको लगता है मैंने एक बार पढ़ लिया है, अगर मैं रिवीजन करूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि मुझे ये चीज आती नहीं। आप एक्सपोज तो वैसे भी हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है आप रिवाइज करें, चीजों को टाइमली रिवाइज करें और बार बार रिवाइज करें। चौथा कंपोनेंट है आंसर राइटिंग। देखिए, मैंने पहले एम्फसाइज किया इस चीज पे, केवल प्रीलिम्स से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको मेंस पे भी फोकस करना है। और अगर आप कॉम्प्लेक्सिटीज को देखेंगे तो मेंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप आंसर राइटिंग रेगुलर करें। साथ साथ ऐसे फेजेस आएंगे जब आप का मोटिवेशन बेहतर नहीं होगा, तो आप ये ध्यान रखें या आपने जो टास्क लिया था इसके पीछे पर्पस क्या आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। हिंदी और मैथ की फैकल्टी नहीं आ पाए हैं, वो उनको कहीं और उनका इंगेजमेंट था, तो वो बाद में आप लोगों से रूबरू हो जाएंगी, बच्चों से रूबरू होंगी, तो इस वक्त वो नहीं आ पाए हैं। तो इससे पहले कि हम सर से गुजारिश करें कि वो अपने दुआई अल्फाज बच्चों को करें, हम चाहेंगे कि इस हाल में 2 डिग्निटीज और बैठी हुई हैं, तो उनसे ही दरख्वास्त करें कि वो हमारे बच्चों को दुआई अल्फाज करें, जो हमारे बड़े हमदर्द हैं और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। शहाब आलम साहब।
मैं जैसा कि हाजी साहब ने बताया अभी कि उन्होंने ज़कात फाउंडेशन के बारे में सोचा और फिर उस पर हम लोगों ने काम किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़कात फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों को और फैकल्टी को और सगीर साहब को जो इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया है। और सबसे लास्ट में मैं हाजी अतीक अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ज़कात फाउंडेशन को यहाँ तक ले आए हैं पिछले 1 साल से। हम लोगों को कभी कभी गौर फिक्र होता है कि हाजी साहब इस एज के इस पड़ाव पे जो 1 लाख की सर्विस करने के बाद और इतना टाइम और इतनी मेहनत करते हैं उन बच्चों के फ्यूचर के लिए जो समाज में इस वक्त जो पैसे का इस तरह का बोलबाला चल रहा है, जहाँ पे गरीब बच्चे या उस तरह के बच्चे जो इतनी फीस नहीं जमा कर पाते, उनके लिए फीस का अरेंजमेंट करना और अरेंजमेंट करने के बाद इतना टाइम देना। सुबह 8 बजे आ जाते हैं, हम लोग इस एज में इतने सवेरे किसी काम को करने के लिए नहीं आ पाते, क्योंकि हाजी साहब सुबह 8 बजे आते, शाम 5 बजे तक इतनी ड्यूटी देते हैं। तो मैं तमाम लोगों से चाहूंगा कि हाजी साहब के लिए छोटा सा मतलब ताली 1 लाख की ड्यूटी करें और रिटायरमेंट के बाद अब वो इस एज में आपके लिए सोच रहे हैं और फैकल्टी आपकी इतनी मेहनत कर रही है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो कुर्बानी ये लोग दे रहे हैं उसका कम से कम, अगर ये 100% दे रहे हैं तो आप 101% कुर्बानी दें टाइम की, और इतनी मेहनत करें कि इस बार रिजल्ट हमारा जो 35-40 बच्चे शायद हमारे हैं इस बार कोचिंग करने वाले, वो 1 मिनट के लिए कभी अपना क्लास ना मिस करें और फुल टाइम देके इस बार कंपटीशन में ये दिखा दे ज़कात फाउंडेशन के जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का नतीजा आप लोगों पे है। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उसमें खास तौर से हाजी साहब का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। मैं उनका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं अपने निसार भाई को ये उनसे कहेंगे कि 2 लफ्ज, ये पहले प्रोग्राम में हमारे आए हैं, इसके पहले वाला जो इनामुल था उसमें आप बाहर से, तो निसार भाई हमारे सामने भाई बहुत सारे लोग बोल चुके जो हमारे हिसाब से हमारे तजर्बे में बहुत बड़े हैं। एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है, जो जिस लाइन का है वो उसी लाइन की बात करके ज्यादा अच्छा है। बहरहाल मैं हर वक्त अपना जो है टाइम, अपना वक्त जो है ज़कात फाउंडेशन के लिए देने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी सीएल तक भी ले लेता हूँ। अगर अजीज साहब ने कह दिया कि निसार भाई आपके बगैर नहीं काम चलेगा, आप ले चल, आप फला ले चलना आपको। तो बहरहाल मैं इस शहर में लगभग 25 साल बहरहाल वक्त अपना गुजारा है और लोगों में और बड़े लोगों में और नूर मोहम्मद साहब जैसे IAS लोगों के साथ भी मैंने काम किया है। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है और मुझे उससे हौसला मिलता है बहरहाल। और हम अतीक साहब की गाइडेंस में आज भी हम सीख रहे हैं और हम तो इस तरह से सीखते रहेंगे। अपने आप को हम तो इनके सामने मैं अपने आप को एक बच्चा ही महसूस करता हूँ और बहरहाल हम इनसे मशवरा भी लेते हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला ज़कात फाउंडेशन को 3 दूनी रात चौगुनी करे और फैकल्टी हमारी इतनी मेहनत से पढ़ाए, इतनी मेहनत से कि इस ज़कात फाउंडेशन के ऊपर 4 चांद लग जाए और पूरे वर्ल्ड में इसी का डंका हो कि हाँ ज़कात फाउंडेशन सबके नाम पे यही हो कि हाँ ज़कात फाउंडेशन। ये मेरी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात सब इस फैकल्टी के साथ है और पूरे स्टाफ के साथ है। वाकई आपका स्टाफ अतीक साहब इतना डेडिकेटेड है और तहे दिल से और दिल लगी के साथ इतना लगा रहता है कि जब भी मैं आता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी उसी नेचर का हूँ। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे अतीक साहब के तजर्बे में हमने सब काम किया है। जगह ये इलेक्शन की जो 2002 की जो आपके साथ हम गए सर अकेडमी वाली, तो बहरहाल वो चैलेंजिंग था। बहरहाल उस जो है जेएलपी के जो जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट, वोटर स्लिप का काम था, वो पूरे जो है हैदराबाद से, दिल्ली से, सब जगह लोगों ने कहा कि 2 महीने में हम नहीं करके दे पाएंगे। उस वक्त जो है बहरहाल हमारा कोई दिक्कत नहीं था। अतीक साहब, नूर मोहम्मद साहब ने आपको अप्रोच किया, इन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी को अप्रोच किया। हम वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर इंचार्ज थे उर्दू अकेडमी में। तो बहरहाल जो है वो काम 2 महीने के अंदर हम लोगों ने करके दिखाया और ये गवाह है। मैं आज भी कहता हूँ कि उतनी मेहनत शायद कोई किया हो अकेडमी में। मैं 1-1 हफ्ते घर नहीं जाता था,
मैं उसी बिल्डिंग में रहता था, वहाँ पे रहने खाने खाने जो भी इंतजाम था, लेकिन पूरे 24 घंटे के मुझे टाइम जो मिलता था, मुझे आपको बताना था कि कितना काम सर हो गया, अभी ये बाकी है। बल्कि एक बात का वाकया कि सर जो है गए वहाँ मिले नूर मोहम्मद साहब से कि हम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें, तो रिजवी साहब ने बैठा लिया मुझे कि आप बैठिए 10 मिनट अभी मिल पाएंगे। तो पहले कि कब आए, मैंने कहा मैं सर मुझे 10 मिनट हो गया है। रिजवी साहब उन्होंने बुलाया इधर आओ, आज से अगर ये बच्चा आए, ये लड़का आए, तो इनको 1 मिनट भी मत बैठाना, फौरन मेरे चाहे कितनी अहम मीटिंग हो लेकर लाके मेरे पास बैठा देना, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बच्चे की, इस लड़के की टाइम की क्या कीमत है, क्योंकि मुझे इन्हीं से काम लेना, क्योंकि लगभग 10-15 सेंटर जो चल रहे हैं वो वही सेंटर जो है उनको जो है यही संभाले हुए हैं। बहरहाल मैं टॉपिक से हट भी गया, इसलिए मैंने बताया कि मैं ऐसे लोगों को पसंद भी करता हूँ जो वाकई मेहनत करते हैं, और मैं मेहनत का आदी भी हूँ, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी, मैंने सोचा कम से कम चलूँ वहाँ पे अतीक साहब की भाई आवाज़ थी, मैंने कहा आवाज़ को लब्बैक कहना भी जरूरी है। ठीक है सर। एक सर्विस हाल में बच रहा है, तो उसका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे भी हम ये करेंगे। अब्दुल रहमान भाई जो साहब भाई के साथ हैं अपना बात आदमी, तो ये भी हमारे बहुत बड़े हमदर्द हैं, जैसे साहब भाई हैं वैसे ये भी हैं, ये हर तरह का ये हमको कोऑपरेशन देते रहते हैं। तो अब्दुल रहमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इस ZFI से जुड़े हैं, और जो यहाँ के फैकल्टी है आप लोगों को एक गाइड करें, आपको गाइड के हिसाब से चलना है, लेकिन मेहनत आपकी होगी, आप उसको किस तरीके से आप करें। ये नहीं कि हमने आपको यहाँ के जो फैकल्टी है वो आप लोगों को एक आपको गाइड कर देगी, लेकिन गाइड करने के बाद मेहनत आपकी होगी, उसको तैयारी करना है। लेकिन बस ये है कि आप फ्री होकर पढ़ाई करें, जो भी पढ़ना है आप लोगों को, जितने भी घंटा पढ़ना है वो आप अपना दिल लगा करके पढ़िए, बाकी आपको जो भी अपना खेल कूद जो भी पसंद हॉबीज है आप पूरी करते रहिए। इसी के साथ मैं अब मैं सुहेल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि अपने दुआई अल्फाज से हम लोगों को बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़कात फाउंडेशन का जो बहुत नुमाया काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में, तमाम शहरों में, और लखनऊ चैप्टर को के रूह रवां देखने वाले अतीक अहमद साहब, उनकी पूरी टीम, उनके फैकल्टी मेंबर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स और जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और खैर मकदम करता हूं उनका। मैं पहले बैच में भी मुझे यहाँ पर आने का शर्फ हासिल हुआ था, और मैं यकीनन बहुत ही इत्मीनान बख्श रिजल्ट है यहाँ के इंस्टीट्यूट का। अतीक साहब और उनकी टीम ने कमाल करके दिखाया है कि एक ही साल में इतने सारे बच्चे जो है वो डिफरेंट एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए, और कुछ एग्जाम के रिजल्ट्स भी अवेटेड हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट्स जरूर आएंगे, अच्छे आएंगे। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स आपको दिन ब दिन गाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स ने अपने अपने फॉर्मूले, अपने अपने आइडिया आप तक ले गए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं बताना आपको चाहूँगा कि ये जो सेकंड बैच शुरू हो रहा है ZFI का, लखनऊ ब्रांच का, इसमें 37 लोग मुझे बताया गया कि कामयाब हुए, सेलेक्ट हुए हैं। उसमें से 13 मैं देख रहा था, 13 बच्चियाँ हैं, 13 गर्ल्स और 24 बॉयज़ हैं। मैं गुजारिश करूंगा अतीक साहब से कि गर्ल्स की तादाद को बढ़ाया जाए। वजह ये है कि आप कोई भी एग्जाम उठा के देखें तो अभी जो फीमेल्स का कंपोनेंट है, जो सिलेक्शन रेट है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। और पिछले आप 10-15 साल के रिजल्ट उठा के देखें तो सिविल सर्विस में तो IAS में तो टॉपर्स 1, 2, 3 तक भी गर्ल्स हुई हैं। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों गर्ल्स। ऐसा साल भी आया है। तो हमें उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि देखिए, आप सब लोग जुड़े हुए हैं हम सबसे,
और ये एग्जाम जो है ये किसी साहब ने बताया कि ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करिए कि एक आईएएस और एक पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, और थर्ड जो है वो अदर एग्जाम्स, जैसे वनडे एग्जाम्स भी कहते हैं, वनडे एग्जाम्स भी कहते हैं कि वो एक दिन में होता है और एक ही दिन में उसका जो आपको दोबारा नहीं बैठना होता है और फिर रिजल्ट आ जाता है। T20 भी कह सकते हैं। तो आईएएस के लिए आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा फोकस, ज्यादा अटेंशन। पीसीएस के लिए थोड़ा सा 19 चलेगा, लेकिन जो वनडे एग्जाम्स हैं वो तो क्रैश एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए पूरी एक नई स्ट्रैटेजी होती है, एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों, और वो वनडे का एग्जाम होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 शिफ्ट्स में होता होगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी 10-15 दिन के अंदर आ जाता है। तो आप या तो क्लियर कर लेते हैं या नहीं क्लियर कर पाते, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। तो फोकस तीनों एग्जाम का डिफरेंट है। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है आईएएस के लिए, तो आपको 1.5 साल का पीरियड, जैसे आपके टीचर साहब ने बताया कि फैकल्टी मेंबर ने कि आपको 1.5 साल का पीरियड लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और उसके लिए बहुत फोकस, बहुत अटेंटिव और स्ट्रेटेजी के तहत काम करना पड़ता है। मैं देखिए एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ये मैं बोलता हूँ RFRAW। तो आर से क्या मतलब है? रीडिंग। हम लोगों के जनरल हमारे समाज में पता नहीं क्या हो गया है, रीडिंग हैबिट चली गई है, गायब हो गई है। वी डोंट रीड, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या हो गया है। अरे कुछ भी पढ़िए, पॉजिटिव लिटरेचर पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। हम पता नहीं रीडिंग से हम लोग को क्या हो गया है। मैं आपको बहुत सीनियर पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, दे डोंट रीड। मोबाइल आ गया है, वो उस पे ही बस टिक 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 करते रहते हैं, और वो जो टाइम एक किताबों पे, मैगजीन्स पे, रिसालों पे, अखबारात पे जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। तो हमारी रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है। तो नंबर 1 पॉइंट है रीडिंग। तो ये आपके लिए नहीं, आपके भाई बहन दोस्त सबके लिए है, समाज के लिए है पूरे। अब एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया कि कौन सी कम्युनिटीज जो है वो सबसे ज्यादा रीड करती हैं और कौन सी कम्युनिटी सबसे खराब रीडरशिप है उनकी। तो आपको मैं नहीं बोलूंगा अभी यहाँ पे, आपको गूगल करना पड़ेगा इसके लिए। नंबर 1 कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा रीड करती है वो है ज्यूज, जिसे उर्दू में यहूदी भी कहते हैं ना, यहूदी ज्यूज, दे आर द बेस्ट रीडर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि वो उनका जो एवरेज आता है वो है 100 किताब पर ईयर, एवरेज ज्यू का, यानी कितना 3 दिन मिला एक किताब के लिए ना लगभग। सो बिग रीडरशिप। और वर्स्ट जो है वो मुस्लिम इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, तो मैंने कहा रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये एक सर्वे हुआ। सो इट्स लाइक हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए इस रेशियो को। और इंडियंस का भी, जो एवरेज इंडियन का भी देखिएगा तो रीडरशिप लेवल बहुत लो है एज कम्पेयर टू यूरोप, यूएस, तो ऐसे देखिए। और सेकंड पॉइंट आता है फास्ट रीडिंग। अभी रीडिंग तो ठीक है, लेकिन आप फास्ट रीडिंग की इस एग्जाम्स जो एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, इसमें फास्ट रीडिंग की बहुत जरूरत है। एक इतनी मोटी बुक है 500 पेज की, अगर आप उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप हो गया काम, तब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। फास्ट रीडरशिप, फास्ट बहुत तेज रीडिंग करने की हैबिट थोड़ी सी हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल ना, लेकिन जब भी एग्जाम है उससे 1 साल पहले ही थोड़ा फास्ट रीडरशिप, फास्ट नॉवेल, फास्ट बुक्स, फास्ट अखबार पढ़ने की आदत। एक अखबार कोई बच्चा 2 घंटे में पढ़ता है, एक 20 मिनट में पढ़ लेता है, एक आधे घंटे में पढ़ लेता है। तो फास्ट रीडरशिप इज इम्पोर्टेंट टू सेव टाइम। और थर्ड जो है वो है रिटेंशन। ठीक है साहब, पढ़ लिया आपने, अब रिटेंशन मतलब आपके दिमाग में, देखिए अल्टीमेट ये है कि जो आपके दिमाग में गया वो काउंट करेगा, बाकी सब यूजलेस है, बाकी सब यूजलेस है। आपने 5 किताबें पढ़ी, याद एक ही है, तो वो जो 4 पढ़ी ना वो यूजलेस है। ये मान लीजिए जो रिटेन कर लेगा यहाँ पे वो काम का है, और जो नहीं रिटेन है वो आप कहते रह जाइए जी मैंने पढ़ा है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपको याद नहीं। यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यू कैन नॉट पुट फोर्थ कि हाँ जी क्या पढ़ा था। तो आप जो रिटेन कर लिया वो रीड कर लिया, बस फिनिश। आप 100 किताब पढ़ी है साल भर में, लेकिन आपको 99 नहीं याद है, तो माना जाएगा कि आपने एक ही पढ़ी है। रिटेंशन नंबर 3। और रिटेंशन इन एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। कोई फैक्ट आपने अखबार में पढ़ा, वो एकदम से क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं साहब, पढ़ा था किसी जमाने में किसी अखबार में। तो जी वो रिटेंशन ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पे आंसर राइटिंग द मेंस, अगर आईएएस या पीसीएस का देखिए
तो आपको पॉइंट्स याद होने पड़ते हैं। जी हमें एक क्वेश्चन होगा, डिस्कस द एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ इंडिया, अरे एक लाइन का क्वेश्चन है तो आपको आंसर लिखना है 600 वर्ड में, क्या क्या लिखेंगे? जब तक आपको याद नहीं है कि जी मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये 10 पॉइंट लिखने हैं और 4 डायग्राम बनाने हैं और ऐसे करना है, तो फिर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। वो आप क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आईएएस में। आप देखिए व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डेयरी रेवोल्यूशन इन इंडिया। डेयरी रेवोल्यूशन में अच्छा क्या था, बुरा क्या था और क्या और आगे करने की जरूरत है, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। इवैल्यूएट द सिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया, ऐसे करके एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है जो आपने पढ़ा होता है साल भर में। So that is number 3. Okay. Number 4 is analysis. और ये बहुत ही जरूरी है। मैं इन पांचों में अगर सबसे ज्यादा नंबर किसी को दूंगा तो इस ए को दूंगा, एनालिसिस। सब कुछ पढ़ डाला लेकिन अगर एनालाइज नहीं करा, एनालाइज का मतलब होता है डीप थिंकिंग। उसको आपने थोड़ा गहराई से सोचना है दिमाग के पीछे जाके कि हाँ जी ये पढ़ा तो इसका मतलब क्या निकल रहा है और इसका प्रभाव, इम्पैक्ट किस चीज पे कब पड़ेगा। ये जो आप कनेक्शन बनाते हैं ना जी, इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा जी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ज्योग्राफी में भी है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आपके इसमें भी है, पॉलिसी मेकिंग में भी है, जीएस में भी है, सब जगह ये आप वर्ड सुनेंगे बीआरडी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। और कनेक्ट नहीं करेंगे अगर चारों को एनालाइज करके, तो चारों को अलग अलग ना साइलोज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वो पड़ा रहेगा। साइलोज मतलब एक खाने है, एक डिब्बे में पड़ा रहेगा। तो हमें उन साइलोज को इंटरकनेक्ट करना है ना। एक फैकल्टी मेंबर ने बोला कि जो है इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप अगले से जोड़े एनालाइज करें, एंड दिस इज एनालिसिस। पास कर लें, ओके अब ठीक, अच्छा अभी एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि आप डीप थिंकिंग करें किसी इशू पे और उसको आप कैसे बोलेंगे इंटरव्यू में, कैसे लिखेंगे इंटरव्यू में, इसकी प्री प्लानिंग कर डालिए। उस टाइम आप नहीं बोलेंगे। हाँ अगर मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन है कि साहब क्रिटिकली एनालाइज द कोविड प्रिपरेशंस ऑफ इंडिया, मान लीजिए ऐसी क्वेश्चन, ऐसा आएगा नहीं और डीप आता है, वो इतना आसान नहीं आता। क्रिटिकली एनालाइज द कोविड प्रिपरेशंस ऑफ इंडिया, तो अभी आप अब वर्ड देखिए, क्रिटिकली एनालाइज जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। अब क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है, और कोविड का मतलब क्या होता है, और प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, और इंडिया का क्या मतलब है। तो अब 5 फोकस हो गए इस क्वेश्चन पे। एक तो हमें क्रिटिकल रहना है, बोर्ड तो नहीं कर रहे, चैट में भी आ रहा है। जी सर आप बोले हम सब सर कह रहे हैं बोल तो नहीं कर रहे, पहली क्लास में पता चला बोल रहे हैं। तो क्रिटिकली, व्हाट इज क्रिटिकली, साहब उसका हर एंगल देखना है, 360 डिग्री उसको घुमा के देखना है कि क्रिटिकली हर तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव, कि हाँ जी हमें एनालाइज करना है, और एनालाइज डीप थिंकिंग करना है और उसके हर एस्पेक्ट को कवर करना है। कोविड आप जानते हैं, प्रिपरेशन, सिर्फ प्रिपरेशन की बात करनी है, ओनली प्रिपरेशन। तो सवाल प्रिपरेशन पे है तो खाली प्रिपरेशन की बात होगी, ये नहीं कि आप इधर उधर की बात करें। इन इंडिया, अब आप दुनिया की बात नहीं करेंगे, इन इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात होगी। ये है इस तरह से क्वेश्चन समझना। अब आप यूएस में कोविड प्रिपरेशन की बात नहीं करेंगे, इन इंडिया मतलब हमें सिर्फ इंडिया पे फोकस करना। सो इस तरह से एनालिसिस करनी है हर क्वेश्चन की, आपको डीप थिंकिंग करनी है, सोचना पड़ेगा कि हाँ इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ओके, लेट्स गो टू द 5th पॉइंट एंड दैट इज आंसर राइटिंग। ये आप सब जानते हैं, कवर्ड है। राइटिंग, डब्ल्यू मैंने रखा है उसको, राइटिंग। ये आज ही ठीक है, एनालिसिस भी कर लिया, रीड भी कर लिया, रिटेन भी कर लिया, अब आया राइटिंग का मामला। तो अब राइटिंग में जो आपने पढ़ा है, सीखा है, दिमाग में है, वो 3 घंटे में आपको रिप्रोड्यूस करना है उस आंसर शीट से। उस आंसर शीट पे आपको रिप्रोड्यूस करना है। टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, जो पढ़ा है वही 10-15 मिनट मिलेगा। 10 मिनट एक आंसर के लिए, आपने भले ही 10 घंटे पढ़ा हो, वो 10 मिनट आपको मिला है। 10 मिनट में आप जो रिटेन करा है, एनालाइज करा है, वो डाल दीजिए उसमें। वो आप उसको आप बेस्ट तरीके से आंसर राइटिंग अगर कर ले गए और आपने एग्जैक्ट जो वो एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर डिमांड कर रहा है वो आप प्रोड्यूस कर ले गए उस आंसर शीट में, तो आपका काम खत्म, बस आप थ्रू हो गए।
आप थ्रू हो गए, आप 5 में कामयाब हो गए। वो 4 जो है उसका एंड रिजल्ट ये 5वां है, आंसर है। तो दिस इज हाउ इट इज। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ कि देखिए संगति का भी बड़ा असर होता है ना। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल को अच्छा रखिए, आप अपने कंपेनियन, अगर कोई IAS की तैयारी कर रहा है तो 2-3 लोग को ऐसा बनाइए कि वो भी तैयारी कर रहे मिल जाए, ताकि आपका एक फ्रेंड सर्किल बन जाए, आपस में डिस्कस कर सकें। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जब 2005 का एग्जाम दे रहा था, मेरा 2006 बैच है, सिलेक्ट हुआ था। तो 2005 में जब मैं एग्जाम दे रहा था तो हम 5 दोस्त थे, एक साथ तैयारी कर रहे थे। तो 2005 में एक निकल गए उसमें से, हमारे दोस्त, हम 4 रह गए। तो वो साल मैंने एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन दोस्ती उन्होंने दिया था तो वो निकल गए। 2005 का जो एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट 6 में आया, उसमें 3 लोग निकल गए, उसमें मैं भी था। और लास्ट 1 बज गए हमारे दोस्त, वो बड़े हम लोग उन्हें बकअप करते थे कि नहीं जी आपका भी हो जाएगा। एक दिन हम 5 में से 4 हो गए हैं, तो एक 5वां। और आपको देखिए अगले साल नेक्स्ट ईयर 6 के बैच में वो भी IPS हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बैच का जो ग्रुप वर्क होता है ना, ये बड़ा स्ट्रांग होता है, कई बार जो है ये बहुत काम आता है। तो आप अपने कंपेनियन और अपने आसपास के लोगों का वो भी बड़ा ध्यान रखिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि देखिए यहाँ पर देखिए इसी तरह काम होता है। कई तरह के कैपिटल होते हैं हमारे समाज में, इकोनॉमिक कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल। अब इकोनॉमिक कैपिटल इन्होंने लगाया, इन्होंने अपनी जमीन, अपनी जगह दी। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आप सब लोग, आपने इस जमीन का इस्तेमाल किया और सही से कोचिंग और लोगों तक बात पहुंचाई। और सोशल कैपिटल ये है कि आप वो रिजल्ट्स आपको दे देंगे तो जी सोशल कैपिटल पूरा हो गया। तो इसी तरह से लोग जुड़ते हैं। हर एक के पास हर कैपिटल नहीं होता है, लेकिन जब लोग जुड़ते हैं तो बड़े काम हो जाते हैं इस तरह से। सर सैयद एक बहुत जिंदा मिसाल है आपके सामने। सर सैयद ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी AMU बनाई, जिसका मैं भी प्रोडक्ट रहा हूँ। तो आप देखें कि हजारों लड़के, हजारों लड़कियां जो है वहां से सेलेक्ट हुए, पढ़े लिखे, कहाँ पहुंचे, डेवलप किया। वो एक आदमी की सोच थी कि हाँ जी, वो सर सैयद एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनके फादर जो है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट बतौर ये सोचा कि नहीं, एक कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। एक उन्होंने जमीन के लिए दान मांगा, लोगों से हाथ फैला के मांगा। लोगों ने ध्यान, उनकी बात को, आइडिया को अच्छा समझा और दे दिया दान। और उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपस अलीगढ़ में डेवलप किया। आज वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पे बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब इतनी हाई लेवल्स पे हम जब ही पहुंचेंगे, जब एक आदमी 2 आदमी होते हैं जो वाकई मोटिवेटर होते हैं समाज से और वो कर जाते हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय, BHU, आप देखिए वो सिंगल मैन एफर्ट है। आज हम लोग 1916 में कायम हुई थी BHU, 2016 में उसके 100 साल पूरे हुए। उस तरह से सिंगल हैंडेडली लोगों ने काम करके दिखाया और अचीव किया। बस मैं आपकी ये सब बहुत सारी बातें हैं जिससे जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, लेकिन आज कम है। लेकिन आप एक तो क्लियर रहिए अपने गोल के लिए और अपने आंसर्स को ब्रीफ रखिए। आपसे अगर कोई पूछा, जैसे कहते हैं कि समंदर को जो है ना वो चाय की प्याली में डाल दीजिए। इतना कंसाइज होना चाहिए एफर्ट आपका। आपने पढ़ा इतना है, लेकिन जब रिप्रोड्यूस करने पे आए तो यू बना दिया आपने उसको, ताकि 600 वर्ड में, 200 वर्ड में, 100 वर्ड में आपका एकदम वो समझ जाए कि ये एग्जामिनर समझ जाए कि ये बहुत वेल रेड आदमी है, जिसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। ये जो है ना ये बहुत पढ़ा लिखा है ना। ये 100 वर्ड में ही समझ में आ जाए उसको कि ये 4 बुक्स का ना इसने जोड़ बना दिया है इस 100 वर्ड में। तो वो हमें कंसाइज होना बहुत जरूरी है। फ्लैबरगास्टिंग और जर्नलिस्टिक लैंग्वेज से परहेज करना चाहिए। क्लेवर वर्ड अच्छा नहीं लगता सुनने में, चालाक आदमी हुआ, लेकिन आपको इस एग्जाम में क्लेवर होना पड़ेगा। वजह यह है कि एग्जाम घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आपको, जैसे नहीं क्रिकेट में बैट्समैन पहले बॉल देखता है, फिर जो है वो स्ट्रोक खेलता है, फिर शॉट मारता है। तो पहले बॉल को देखिए, ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके हमें मारना है। पहले बॉल को देखिए, गुगली है, लेग कटर है, ऑफ कटर है, क्या है बॉल। तो उसके बाद आप अपना शॉट डिवाइस करिए और इन्वेंट करिए और उसके बाद खेलिए। तो ये एग्जाम में भी है, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं, तरह के सवालात होते हैं इंटरव्यू में। बहुत सारे लोग गच्चा खा जाते हैं इंटरव्यू में कि जी हमने तो कभी सुना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप हरफन मौला नहीं है, आप जरूरी नहीं है आप हर चीज दुनिया की जाने। ऐसा कोई, ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है या एग्जाम होता है या
इंटरव्यूज में आप बैठेंगे तो इसमें ये मान के चलते हैं कि हाफ द थिंग्स यू वोंट नो, हम मान के चलेंगे। जैसे मैं भी इंटरव्यू बोर्ड्स में बैठता हूँ तो हम मान के चलते हैं अपने, अभी लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ तो आई वाज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, तो हम ये मान के चलते हैं कि जी इस बंदे को 100 में 50 आता होगा, 100 50 नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हरफा वो नहीं है हरफन मौला कि आप जो क्वेश्चन में पूछे आप सब बता ही डालें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो 50 जो आंसर कर रहा है उसका ग्रेविटी कितनी है, उसका कंटेंट कितना है। और लास्ट है कि कॉन्फिडेंस। आपको नहीं आता, ठीक है जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आया क्वेश्चन, बाहर निकल कर आए एग्जाम के इंटरव्यू बोर्ड से कि 10 में से 3 ही बता पाया, 7 नहीं बता पाए, और वो टॉपर्स की लिस्ट में थे। टॉपर्स की लिस्ट में मैं आपको बताऊं वजह ये है कि देयर शेयर कॉन्फिडेंस। हाँ जी नहीं आता, कोई बात नहीं सर, अगला पूछिए आप। जो शेयर कॉन्फिडेंस मतलब उस पे लोगों ने निकाल लिया है कि और इस आंसर राइटिंग में भी कॉन्फिडेंस और आपके बातचीत में कॉन्फिडेंस, उसके लिए आपको वेल रेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिवर्सल आउटलुक रखना पड़ेगा, नैरो माइंडेडनेस से बचना पड़ेगा। तो आपकी सोच जो है वो भी बहुत ही यूनिवर्सल हो जाएगी, बहुत ही बोल्ड हो जाएंगे आप अपने आंसर में। अच्छा ये भी रखिए कि जो आप अंदर रखते हैं वो बाहर भी वही लिखिए। डुअलिटी ऑफ पर्सनालिटी से आंसर्स लीक हो जाते हैं। हाँ जी हम सोचते तो ये है कि लखनऊ में मॉल बंद हो जाने चाहिए, लेकिन आंसर में लिख रहे हैं कि 10 मॉल खुलने चाहिए। हाँ ये डुअलिटी हो गई। तो मन में तो ये है कि जी कुछ और सोच रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, तो वहां पर आप क्रिस्पीनेस आंसर में नहीं आ पाएगी, बोल्डनेस नहीं आएगी, और आप थोड़े से छुपे से घूमेंगे कि हाँ ये सवाल ना पूछ ले एग्जामिनर, हाँ मैं क्या बोलूंगा। तो बहुत क्लियर कंसाइज रहिए। और शेर है देखिए, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। अल्लाह की जरूरत नहीं है कि आपको इस एग्जाम्स के लिए, आप खुद सफिशिएंट हैं, लेकिन आपको गाइड्स की जरूरत है, गाइड्स जो गाइड कर दो, है ना, एक गाइड्स की जरूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो आप डेफिनेटली यहाँ की फैकल्टी को गुरु बना लीजिए। एक गुरु होना चाहिए लाइफ में, एक गुरु जिसके सहारे आपको उसको डायरेक्शन आपको मिलता है। तो आप अगर आपकी लाइफ में कोई और पहले से गुरु नहीं है, टीचर नहीं है, तो आप यहाँ की फैकल्टी को गुरु बना लीजिए, उनको हैंड होल्ड कर लीजिए, उनको कहिए कि जी मुझे रास्ता आप दिखाइए और मैं ही आपके पीछे पीछे चलूंगा। भले ही आप जो है कुछ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप गुरु बदल सकते हैं, लेकिन अभी जो है आपको एक गुरु रख के चलना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अदरवाइज आप अकेले में आप तैर नहीं पाएंगे। अंग्रेजी में कहावत है देखिए, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, वो सब ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पानी पिला नहीं सकते। पानी पीना घोड़े का काम है, वो आप ही को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा नॉलेज। ये बाकी कोई और इसमें आपकी मदद नहीं करेगा। मैं पूरे जोश, पूरा जुनून इस एग्जाम के लिए, पूरी मेहनत, वेस्टेज ऑफ टाइम, सबसे मैंने देखा हमारे एस्पिरेंट्स की जो सबसे बड़ी कमी रहती है वो वेस्टेज ऑफ टाइम। वो साल भर दिया उनको ऊपर वाले ने, साल भर का उन्होंने टाइम ले लिया पढ़ने के लिए, बट दे हैव हार्डली स्टडीड 3 months। अब आप बोलिए मैं साल भर से तैयारी कर रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा। तो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, 2 बुक्स खोल के बैठे हुए हैं और बातें चल रही हैं, कॉफी चल रही है। हाँ शेयर वेस्टेज, कोई फायदा नहीं है, आप अपने को हार्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये टाइम वापस लौट के नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये टाइम वापस नहीं आएगा। आप कीमती रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपने पेरेंट्स के पैसों को, अपने टाइम को सब बर्बाद कर रहे हैं। और शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर दूसरे चीजों से परहेज करें, सिर्फ फोकस पढ़ाई पर रखें, और वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो एक मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है पिछले 15 सालों में। बहुत सारे लोग अच्छी पोजीशंस पे भी हैं इस वक्त, मेरे जूनियर्स। और अभी जामिया में RCA है, जामिया का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 5 बच्चे मेरे टच में थे, उसमें से 3 बच्चे निकल गए। हैप्पी।
तो वो उसमें से तो मतलब ये है कि ओवरऑल जो मेरा फीडबैक है कि दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। कहते हैं कि जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअल पढ़ाई देखिए तो वो नहीं हो रही है। 15 घंटे पढ़ा, जो रिजल्ट है वो 3 घंटे का। खाली मैं उसको जब क्रश करता हूँ उस 15 घंटे को, तो मुझे 3 घंटे का एफर्ट दिखाई देता है। तो ये नहीं चलेगा। मतलब आपको नहीं पढ़ना है 15 घंटे, इट्स नॉट रेलिवेंट। आप 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा ही पढ़ो, लेकिन 8 घंटे का मतलब 8 घंटा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है वेस्टेज ऑफ टाइम का, इससे बचिए। और मैं इसी वर्ड्स के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अगर आप मेरा ईमेल मैं दे दूंगा, अगर कोई आपको सवाल करने हो तो आप मुझसे ईमेल पर टच में रहें। और I should say thanks to all. Thank you. मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, और वो भूल ये कि ये जो कुछ भी आज है वो किसकी वजह से है, मैं उनके बारे में बताना भूल गया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब जो फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, तो उनकी वजह से, उनके सोच की वजह से या रिजल्ट उसका ये है, यहाँ ये इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट कामयाब हो रहा है। तो उनकी गाइडेंस से, उनके हर एफर्ट से इतने प्रॉम्प्ट मैंने किसी को नहीं देखा है कि अभी मैं मेल कर रहा हूँ तुरंत सर का जवाब आ रहा है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज होती है, सर से कहा तुरंत उसका सॉल्यूशन आ गया। तो सर की वजह से ही ये सारा हुआ है। ये प्रोग्राम रखने से पहले मैंने सर से परमिशन लिया। सर आजकल अब्रॉड हैं, आजकल यहाँ नहीं है हिंदुस्तान में, और बाहर से जुड़े हुए हैं सर। तो सर माजरत के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने दुआया खिताब से सर नवाजें। सर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अतीक साहब। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। इतने सब काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को देख करके बड़ा दिल बाग बाग हो रहा है। और जो नया बैच आपने सेलेक्ट किया है, अल्लाह मियां उनको कामयाबी से सरफराज करे, कामयाबियों से एक के बाद एक सरफराज करे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ुहैर सग़ीर साहब का और अतीक साहब और उनके साथियों का। और सब नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मौलाना अफजल साहब हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, मौलाना सर साहब से नहीं आ पाए, अपना बाजार वाले हजरत शकील साहब, निसार साहब, अब्दुल रहमान साहब, बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत अल्लाह जज़ा खैर दे उन्हें। Boys and girls, I have to say that in a gentle way you can shake the world. ये आप तय रख लीजिए, इस जुमले को नोट कर लीजिए, बांध लीजिए। In a gentle way you can shake the world. और आपने बहुत अच्छा काम किया कि you have chosen this option. कुरान करीम की आयत है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो कसम है गुजरते हुए ज़माने की, अल्लाह ताला कह रहे हैं कसम है गुजरते हुए ज़माने की। अभी जो सग़ीर साहब बात कह रहे थे कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ फिल एवरी मिनट विथ 60 यूजफुल सेकेंड्स। प्लीज़ फिल एवरी मिनट with 60 useful seconds। तो उसी को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कसम है गुजरते हुए ज़माने की, इंसान बड़े खसारे में है, मगर वो लोग नहीं हैं जो खुदा पर यकीन रखते हैं और अच्छे काम करते हैं। तो आपके लिए अच्छा काम जो है वो यही है, that you have to fill every minute with 60 useful seconds. At the same time, you have to keep in mind Article 16(1) of the Constitution of India, जो कहता है कि there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office
अंडर दिस स्टेट एनीवेयर। तो इस चीज को आप जहन में रखें, दोनों चीजों को, और ये मान के चलिए, बिल्कुल बार बार अपने को रियलाइज करवाइए कि पूरी दुनिया मेरी आंख की पुतली में समाई हुई है और मैं इसे पिछाड़ सकती हूँ, मैं इसे पिछाड़ सकता हूँ। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसमें मुझे कामयाब होना ही होना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो एक समंदर की तरह है। इसमें से आप चाहें तो हीरे मोती निकाल लाएं, चाहे तो आप मोती निकाल लाएं, चाहे मछली पकड़ लाएं, और चाहे भीगे पैर लेकर के वापस आ जाएं। लैसल इंसान इल्ला मा सआ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपको वही मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो वो जरूर मिलेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तू अगर दीगर शवी वो दीगर अस्त, इफ यू डिसाइड टू चेंज दैट बिकम्स योर फेट। फेट वेट कुछ नहीं होता, वो अपनी मेहनत, अपने इनपुट, अपने जमीनी तगोतो, अपना निरंतर प्रयत्न, अपनी परसिवरेंस, ये चीज जो है यही तय करती है। सो यू कैन चूज टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर आप चाहेंगे तो चाहे तो बदल डाले हिम्मत हैयत चमनिस्ता की, ये हस्ती है बीना है, दाना है, तवाना है। यू आर इक्विप्ड विद एवरीथिंग। आप चाहें तो अपनी हालत भी बदल सकते हैं, मिल्लत की हालत भी बदल सकते हैं, समाज की और नेशन की हालत भी बदल सकते हैं। वरना अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Allah will not change the condition of people until they change what is in themselves. तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको इंटेलिजेंट, इसमें से एक एक लफ्ज को आपको नोट करना है। इंटेलिजेंट, वेल प्लान्ड, सिस्टमैटिक। इंटेलिजेंट, वेल प्लान्ड, सिस्टमैटिक, बेनिवोलेंट, स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यूअस एफर्ट। ये अगर आपने अपना बना लिया नस्बुलैन जिंदगी का, तो बस इंशाल्लाह नदियाँ पार हो जाएगी, और अपनी नहीं, अपने आसपास की सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के साथ साथ और आगे आने वाली जनरेशन से भी। सो यू आर द लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ टुमारो। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल टुडे, और कीप ऑन थिंकिंग। जैसे ज़ुहैर सगीर साहब बैठे हैं, उनको देख करके, और इस तरह के, या जो जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका वो कामयाब हो चुके, या और भी कुछ लोग जुड़ने वाले थे हो नहीं पाए, डॉक्टर बुशरा थी और भी लोग, तो उनके बारे में ये आपको, या अतिया सिद्दीकी साहब, वो खुद ही स्पेशल सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं। तो इफ दे कैन डू व्हाई नॉट मी, ये गौर करना है, ये जुमला बार बार खटकते रहना है अपने अंदर से। इफ ही कैन डू, इफ शी कैन डू, व्हाई नॉट मी, आई कैन ऑल्सो डू। कुछ गुर की बातें हैं कि जैसे आपको तैयारी करने के लिए अगर आप एक्रोनिम्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, तैयारी करने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स बना लेंगे, खुद ही याद कर लीजिए, कहीं से किताब में ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो मुझे याद है कि मैंने जब तैयारी कर रहा था सिविल सर्विस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ये हैं फंडामेंटल राइट्स, वो मुझे याद करना था। चूँकि अभी जो ज़ुहैर साहब आपको बता रहे थे कि जो एग्ज़ाम के अंदर है वो टाइम बड़ा काउंट करता है। गिवन टाइम है, हर बच्चे के पास एक ही टाइम है, उसमें मैक्सिमम और बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं। तो उसमें ये भी है कि अगर आपने एक्रोनिम्स बना लिए, तो जो वो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन सब को जोड़ करके मैंने खुद एक बना दिया था, FRCEPCOR, EFERCEPCOR। तो FRCEPCOR अगर याद है मुझे, तो मेरा टाइम कम लगेगा और मैं बहुत तेजी में दूसरों के मुकाबले में जल्दी लिख दूंगा आंसर, ताकि अगले आंसर में मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो फॉर्म योरसेल्व्स इनटू ग्रुप्स, ये भी बात सही कही थी उन्होंने अभी, कि अगर आपने ग्रुप बना लिया, तो अभी वो बता रहे थे कि वो 5 बच्चे थे, उनके साथ वो लोग थे, और एक साल में 1 हुआ, दूसरे साल में 3 हुए, और बाकी भी हो गए, एक साल के बच्चे थे वो भी हो गए। तो उसका ही, वो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है दिल्ली से कुछ लोग आए थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई रुझान नहीं था
उस वक्त जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे, मिड 70s की बात है, कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई माहौल नहीं था, कोई रुझान नहीं था। तो दिल्ली से इस तरह के लोग आए थे और आकर के उन्होंने हमें समझाया। चौधरी मोहम्मद आरिफ, चौधरी तैयब हुसैन, जनरल शाहनवाज वगैरह वगैरह बहुत लोग आए थे। तो उन्होंने सब फैकल्टी के जो डिफरेंट फैकल्टीज के जो टॉपर्स थे उनको जमा किया और उनसे बातचीत की। तो हम लोग बैठे इम्तिहान में, तो हम लोग 33 लोग इम्तिहान में बैठे थे, 33। तो आपको ये जान के खुशी होगी, जो अभी जहर साहब बता रहे थे कि 3 साल में 6 के 6 हो गए सिलेक्ट, तो उसमें से 3 साल में 33 के 33 ऑल 33 वर सिलेक्टेड। बल्कि उसके अंदर एक ये चीज ये भी था, एक साहब रह गए थे, नाम मैं नहीं लूंगा, वो एक साहब रह गए थे, वो लास्ट उनका अपॉर्चुनिटी निकल गई, उनका नाम नहीं आया था। तो वो फिर तैयारी इसमें लग गए कि कहीं मैं लेक्चरर बन जाऊं। जगह जगह अप्लाई करते थे। तो उनके बड़े भाई वहाँ मेडिकल डॉक्टर थे, उनसे कह के गए कि हम सुबह केंद्रा दिल्ली जा रहे हैं, एक हमारा वहाँ इम्तिहान है, वो टेस्ट है, सॉरी इंटरव्यू है हमारा, और उसके लिए किसी कॉलेज में नौकरी के लिए, एक लेक्चरर के लिए। तो वो फिर वहाँ गए और लेकिन वहाँ भी उनका हुआ नहीं। तो बड़े डिप्रेस थे और शाम की उससे ट्रेन से लौट रहे थे। तो उन्होंने बता दिया था अपने भाई और भाभी को कि मैं फलां ट्रेन से लौटूंगा, शाम को मैं आ जाऊँ। तो वो फिर आए। तो अब दिल्ली से, अलीगढ़ से दिल्ली जाना कोई खास बात नहीं, सुबह गए शाम को आ गए। तो उन्होंने देखा तो रेलवे स्टेशन के ऊपर उनके भाई और भाभी जो हैं वो हार लिए हुए खड़े थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा तो लेक्चररशिप में हुआ नहीं है, तो यहाँ हार लिए खड़े हैं। खैर बहरहाल मिले तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन की कॉपी आई है। उसमें यह था कि जो लास्ट बैच सेलेक्ट हुआ था उसमें कुछ लोगों की और जरूरत है, कुछ कैंडिडेट्स की। तो कुछ कैंडिडेट और लिए गए 3-4, और लिहाजा इनका सिलेक्शन हो गया था उसके अंदर। तो देखिए ऐसा है कि हमारा ज़कात फाउंडेशन का मोटो है, वला यंसुरुल्लाहु मन यंसुरुहु, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प हिज कॉज। तो इसका मैनिफेस्टेशन हम मुस्तकिल 25 साल से देख रहे हैं। 1997 में कायम हुई थी ज़कात फाउंडेशन और 2007-8 में शुरुआत की थी हम सिविल सर्विस वाले। बाकी तो करीब 40 हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं zakatindia.org। तो आप अपना एक ग्रुप बनाएं और मीट वंस ए वीक एटलीस्ट, ऑनलाइन और इन पर्सन, डिस्कस व्हाट यू हैव रेड एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। अपने से चाहे तो एक मेंटोर भी बना सकते हैं। ये थोड़ी स्ट्रेटजी बना लेंगे तो अल्लामा इकबाल ने पर्शियन का एक बहुत अच्छा शेर कहा है कि आजमायत साहिब क़ल्ब सलीम, जोर खुद राज मसीहात अजीम। द पोजेसर ऑफ ए साउंड हार्ट, आप सबको अपना साउंड हार्ट, क़ल्ब सलीम डेवलप करना है। द पोजेसर ऑफ ए साउंड हार्ट पुट्स टू टेस्ट हिज पावर बाय एंटरिंग इनटू बिग एडवेंचर। आपने यू हैव डिसाइडेड टू एंटर इनटू ए बिग एडवेंचर, आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, शक्ल उसकी कोई भी हो। बिकॉज जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी इक्वल हैव एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, तो वो कोई न्यूटन ने बनाया नहीं, उसने खाली इजाद किया है, वो अल्लाह का कानून है कि आपको आप मेहनत करेंगे तो ज़ाया जा ही नहीं सकती, उसका असर होना ही होना है, रिजल्ट मिलना ही है। शक्ल क्या होगी ये अल्लाह तय करता है। So boys and girls, you can rule the nation and you can rule the world. You have to get going. The only way to make your dreams come true is to wake up. तो इस तरह आप you can अल्लामा इकबाल के ज़बानी दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, यानी कि अल्लाह ताला से अगर मोहब्बत है तो उसने जो हमें इस्तिताअत दी है, जो कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी टू वर्क हार्ड इन योर केस, उसका पूरा इस्तेमाल करके दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आज भी आपने
महफिल को अपने इस एड्रेस से कर दिया। अब प्रोग्राम का करीब आखिर आ रहा है। हम शकील अहमद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो जो मजमा यहाँ इकट्ठा है उनका और सर का रिगार्ड करते हुए मुजफ्फर साहब, सगीर साहब और फैकल्टी मेंबर्स, अफजल साहब और दूसरे मेंबरान, ये बड़ी खुशी की बात है कि 1 साल 1.25 साल की हम लोगों की मेहनत जो है वो इस रंग में आई है कि अब इसमें और रंग हमें भरने की ज़रूरत है। और ये रंग इन बच्चों से है जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, और ये जब पास होंगे तो ये रंग और निखर के आएंगे। ये मेरी दुआ है कि ये लोग हर तरह से अपने को तैयार करें। बस मैं एक बात ये कहूँगा कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और पढ़ाई को ही कपड़ा समझें, पढ़ाई को बिछौना समझें, पढ़ाई ही को सब समझें। ये जिस तरह से पढ़ेंगे, कहीं भी इनको दिक्कत आए तो ये पूछें, डिस्कस करें, और जो बातें बताई गई हैं टाइम टू टाइम हम लोग फिर इसी तरह से मिलते रहेंगे और एक दूसरे को गाइड करेंगे। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोग कामयाबी दे। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अपनी नमाजों को न छोड़ें, कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, वक्त निकाल के, ये भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं सीनियर मेंबर यादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स जो है वो सभी को दें, और उसके बाद मौलाना अफजल साहब दुआ कराएंगे और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये दुआया खिताब या नए पीसीएस के नए सेशन की शुरुआत के लिए जो ये हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है, इसमें बहुत डिटेल में सारी बातें हो चुकी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सैयद जफर महमूद साहब का, ऑनरेबल फाउंडर जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमें इसके लिए जैसे हमने इनसे इसके अप्रूवल की बात की, उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं ठीक है आप लोग ये प्रोग्राम कर लीजिए। ये सारा कुछ जो कुछ भी चल रहा है प्रोग्राम, ये हमारे ऑनरेबल फाउंडर सैयद जफर महमूद साहब की देन है, जिसकी वजह से आज ये जकात फाउंडेशन का जो लखनऊ यूनिट इस मुकाम पर पहुंचा है। हमने अपना ये सफ़र पिछले साल शुरू किया था, 1 साल मुकम्मल हो गया। एक बैच की जो है प्रीलिम एग्जाम पीसीएस की हो चुकी है और सेकंड बैच की तैयारी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ुहैर बिन सगीर साहब का, जो कि एक बहुत ही सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं, 2006 बैच के। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट को आपने अभी सुना, ये आईएएस के टॉप 10 में से हैं, और इन्होंने पिछली बार भी बताया था कि जब एक बार कोई चीज़ आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ बनना है तो आप बन कर रहेंगे। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी है। आप मेहनत करें, इनसे इंस्पिरेशन लें। सर ने अभी बहुत कुछ बातें आपको बताई हैं, आप अपना वक्त ज़ाया न करें। आप ये तय कर लें कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आईएएस का अगर है, जैसे कि दिल्ली से चल रहा है हमारी यूनिट से, यहाँ हम पीसीएस की शुरुआत किए हैं। इसके बाद हमारी कोचिंग जो है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए होगी। तीनों के एग्ज़ाम में बहुत अंतर है, तीनों के सिलेबस में बहुत अंतर है। बच्चों, आप इसको आप ही को तय करना है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। हम शुक्रगुजार हैं अपने मौलाना अफजल नदवी साहब का, जिन्होंने कुरान करीम की तिलावत की और उसके बारे में आपको बहुत कुछ उसका महफूम बताया कि इसका मतलब क्या होता है। हम अपनी शुक्रिया अदा करते हैं
साहब भाई के लिए अभी आपने उनकी भी बातें सुनी, हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं, ये अपना बाजार के ओनर भी हैं और यहाँ की जो यूनिट चल रही है उसमें इनकी बहुत बड़ी देन है। इन्होंने अपनी बिल्डिंग में हमें जगह दी है और जगह मुफ्त में दी है। तो हम तो ये कहेंगे कि जगत फाउंडेशन ऑफ इंडिया लखनऊ यूनिट के लिए ये हमारे लिए फरिश्ते जैसे हैं। अल्लाह इनको इसका जजा देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे निसार भाई यहाँ बैठे हैं, जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है ये अपना यहाँ तक कि सीएल ले लेते हैं और सीएल लेकर के हमारे साथ चलते हैं। हमें जहाँ जिस स्कूल कॉलेज में जाना होता है या हमारा साथ देते हैं, हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ बैठे हुए फैकल्टी मेंबर्स हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। इन्होंने साल भर जो बच्चों को पढ़ाया है बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया, जिसका कि रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चे जो प्रीलिम एग्जाम दिए हैं जिसका कि रिजल्ट निकलना है, माशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट आएगा, इसे पूरे हमें उम्मीद है। पेट का एग्जाम जो हुआ है उसमें हमारे काफ़ी बच्चे जो अच्छी परसेंटाइल से अपना रिजल्ट ले आए हैं, जिसका जिसकी देन इनकी कड़ी मेहनत ही कही जा सकती है। जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम सारे फैकल्टी मेंबर्स के शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, ये एक चीज़ मुझसे छूट गया कि अभी हमारे मोटिवेशन लेक्चर के लिए मिसेज आरती गुप्ता जी ने बच्चों को बहुत कायदे से समझाया, हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के पद पर पीसीएस से सिलेक्ट हुए हैं। और हम लास्ट में अपने कन्वीनर साहब के शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि हमारे हिसाब से रिटायरमेंट शब्द पता नहीं कहाँ से रिटायरमेंट शब्द दिया गया है। रिटायर में आप देखते होंगे टायर के साथ री भी लगा हुआ है, मतलब टायर से री उनको संतोष नहीं हुआ। हम कहेंगे रिटायर शब्द होना ही नहीं चाहिए। हमारे कन्वीनर अतीक अहमद साहब माशाल्लाह 70 साल की एज में ये ऑफिस सचिवालय में जाते थे तो 10 बजे जाते थे और वहाँ 8 ही बजे से हाजिर हो जाते हैं और शाम के 6 बजे तक रहते हैं। या आप सोच सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये इसके लिए बहुत ही मुबारकबाद जो है डिजर्व करते हैं। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर दें और हम इनकी भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको ये बोलने का और वोट ऑन थैंक्स का मौका दिया। हमारे शकील साहब, इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एट लास्ट मैं यही कहूँगा बच्चों कि आप लोग ठान लीजिए कि हाँ हमें ये कुछ बनना है तो बन के रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और हमारे दुआएं आपके साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ में अपनी दुआ के साथ आपको اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. परवरदिगार आलम हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह ताला हम सब को सही माना में इल्म की दौलत से माला माल फरमा, इल्म के जेवर से आरास्ता फरमा। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमा। अल्लाह इसके सरपरस्त आला जनाब आली जनाब डॉक्टर जफर महमूद साहब की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह उनको इसका बहुत अजीम शान अजर अता फरमा। अल्लाह और जो लोग भी इस इदारे से वाबस्ता हैं और भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह सबको कबूलियत से नवाज दे। हमारी तो परवरदिगार हमारी लौ तुझी से लगी हुई है, अल्लाह उससे न कहें तो किससे कहें। अल्लाह हमें यकीन है, तेरे नबी ने बताया कि अल्लाह से दुआ करो इस हाल में तो यकीन है तुम्हें कि अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह हमें यकीन है कि हमारी दुआएं गायबा नहीं जाएंगी, हमारी दुआ को कबूल फरमा देगा। अल्लाह ताला यहाँ जो लोग जमा है
ये सब इल्म के मैदान के लोग हैं, अपने अपने फन के माहिरीन यहाँ जमा है। अल्लाह इन सब से तलबा और तालिबात को खूब इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह खूब भरपूर तौर पर इससे मुस्तफीद हों और अल्लाह ताला इन तलबा और तालिबात को आगे अच्छे मौक़े नसीब फरमा, उनको कामयाब फरमा, उनको अच्छी जगह अता फरमा, अच्छी सिविल सर्विसेज में उनकी अच्छी खिदमत अंजाम दे, मुल्क के लिए मुफीद हो, इसको तौफीक अता फरमा। वो कौम मिल्लत के लिए ये कारामत साबित हो। अल्लाह हम सब की दुआएं आज भी हैं, इस वक्त भी हैं, हमेशा इस इदारे के साथ अल्लाह ताला हम सब दामे दिनमे कदमे सुखने हर तरह से लगे रहेंगे और दुआ भी करते रहेंगे। अल्लाह हम सब के इस प्रोग्राम को कबूल करना और उनकी तरफ से मदद अता करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।